बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टेशनरी चार्जेज को डिस्कस करते हैं, उनके सोर्सेज को डिस्कस करते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, उनके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेज के कारण जो पोटेंशियल आते हैं उनका डिस्कस करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या किया, सोर्सेज ऑफ स्टेशनरी चार्जेज, मोटिव चार्जेज नहीं, मूविंग चार्जेज की डिस्कस नहीं करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किसका डिस्कस किया, स्टेशनरी चार्जेज का। मूविंग चार्जेज का डिस्कस नहीं किया, नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है, ये मूविंग चार्जेज की बातें हम कब करेंगे, ये हम मैग्नेटिज्म में करेंगे। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे ना, तब मूविंग चार्जेस के बारे में बात करेंगे। आपको मैं एक सच्ची बात बता दूं, एक्चुअल में स्टेशनरी चार्जेज होते हैं ना, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करते हैं, और जो मूविंग चार्जेज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पैदा करते हैं। तो ये असली बात है। तो स्टेशनरी अगर चार्ज चुपचाप रखा हुआ है एक जगह, कहीं भी जा नहीं रहा, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, राइट। और अगर मूव कर रहा है, दौड़ भी रहा, चार्ज है और चल रहा है, मूविंग चार्ज है, इसके अंदर कोई वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा। तो चलिए, हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि अभी स्टेशनरी चार्जेस की बातें ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन जिसमें सब कुछ शामिल है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with stationary charges, their behavior and their sources। यानी कि हम स्टेशनरी चार्जेज को डिस्कस करेंगे, उनके बिहेवियर को डिस्कस करेंगे और उनके सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, कहाँ से आते हैं, एंड स्टडी अबाउट द फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेशनरी चार्जेज। अब देखिए, यानी हमारे पास 6 बातें हो गई यहाँ पे। मैं टोटल 6 वर्ड्स लिख देता हूँ जिनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देयर बिहेवियर, स्टेशनरी चार्जेस तो हैं, देयर बिहेवियर, तो सबसे पहले तो बिहेवियर की बात करनी है कि बिहेवियर को हम डिस्कस करेंगे, राइट। और फिर हम बात करेंगे किसकी, सोर्सेज की, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे फील्ड्स, क्या क्या फील्ड्स, मतलब कौन कौन से फोर्स पैदा होते हैं, पोटेंशियल्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। ये सब चर्चाएं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में ज़्यादा बातें करने के पहले एक बहुत ही ज़ोरदार बात बता देना चाहता हूँ, एकदम ज़ोरदार मस्त बात। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 50% तो अभी हो जाएगा। हाँ जी, आधा चैप्टर कंप्लीट अभी 2 मिनट के अंदर। हाँ, 2 मिनट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आधा चैप्टर कंप्लीट। आप इसको देखिए, क्या लिख रखा है मैंने लिख रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशन। बिल्कुल दोनों चैप्टर सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम है, अंतर ही नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है। अगर आपको 11th क्लास का ग्रेविटेशन अच्छे से आता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अच्छे से आ गया, पक्का। देखो, हमने ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा पढ़ाया था ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलॉम्स लॉ, ऐसा पढ़ाऊंगा। फोर्स, ग्रेविटेशन का लॉ था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलॉम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेज, राइट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब देखो, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कैपिटल जी की जगह के कर दो, कैपिटल एम की जगह क्यू कर दो, और स्मॉल एम की जगह स्मॉल क्यू कर दो, ठीक है। आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर तैयार हो गया। यानी ग्रेविटेशन में आपने जो जो पढ़ा था, ग्रेविटेशन में आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, चाहे पोटेंशियल पढ़ा, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ के बाहर पढ़ी, अर्थ के सरफेस पर पढ़ी, अर्थ के अंदर पढ़ी, हैं। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के बाहर पड़ी, अर्थ के सरफेस पर पड़ी, अर्थ के अंदर पड़ी,
भैया जहाँ जहाँ जो जो पढ़ा है ना, हाँ, उसमें सब की जगह जी की जगह के कर दो, एम की जगह क्यू कर दो और इसकी जगह ये कर दो, आपका चैप्टर तैयार है। ग्रेविटेशन का पूरा का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा चैप्टर तैयार है। तो देखिए ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारी बातें की थी 11वीं क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की थी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी। अलग अलग जगह पर बातें करी थी हमने, बाहर बात की थी, सरफेस पर बात की थी, इनसाइड बात की थी, यानी ढेरों बातें की थी हमने। वो सब बातें यहाँ भी हम करेंगे चार्जेस को मामले में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है एक्चुअल में मैं बताऊँ, आप लोग इस स्टेज तक आकर के 12th क्लास में आ चुके हो। सब बच्चों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बहुत सुन रखा है। सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कोई नई बात मैं बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब एक बात खास है क्या कि कोई भी जो एटम होता है, हम एटम पर बात कर रहे हैं सीधे, तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारी लिमिटेशन ये है बच्चों कि हम प्रोटॉन को कभी भी इजेक्ट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आप कहीं से भी बाहर निकाल सकते हैं, है ना। जरा सा आप कोई अट्रैक्शन फोर्स लगाइए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, है ना। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। आपको केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया भी होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन असली चार्ज है, असल में चार्ज ये इलेक्ट्रॉन ही है। और मैं बताऊं इस इलेक्ट्रॉन के कारण अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। अगर मान लो आप कभी किसी पॉजिटिव चार्ज को शांति से बिठा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और अगर मूवमेंट करा दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। और अगर आपके पास में दोनों का जैसे वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ आ जाएंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। वो सब बातें हम बहुत बाद में करेंगे डिटेल में। फिलहाल मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों पैदा हो सकते हैं। अगर मोशन में है तो, स्टेशनरी है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, राइट। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो बच्चों, स्कूल वाले जो है ना, स्कूल में टीचर्स जो एग्जाम लेते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पूछते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन भी पूछते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आपको पिछले पेज में बता दी है ना। हाँ जी, देखिए पिछले पेज में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बता दी, आपको पता होना चाहिए पूरा। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको वो याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, मिल्टन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अरे साहब पूरी लाइफ लगा दी अपनी मिल्टन साहब ने, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके मिल्टन ने ये प्रूव किया कि सबसे छोटा चार्ज जो इस दुनिया में पाया जाता है दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मिल्टन प्रूव क्वांटम और मिनिमम ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो स्मॉलेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही स्मॉलेस्ट चार्ज है, उससे छोटा चार्ज इस दुनिया में पाया नहीं जाता है। इसका मतलब इससे छोटा आएगा ही नहीं, यानी आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा, 1/3 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन कभी नहीं मिलेगा, पूरा मिल जाएगा। आप 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन ला सकते हो, 1000 इलेक्ट्रॉन ला सकते हो, 10,000 भी ला सकते हो, है ना। लेकिन आप कभी 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप कभी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते, इट इज इम्पॉसिबल। 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये सब इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 4 persons are saying that they carry a negative charge of certain value. Which one of these statements given by the persons is incorrect? 4 दोस्त हैं जी, 4 दोस्त ने कहा भाई मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने क्या किया,
अपना अपना नेगेटिव चार्ज बताया, हमें ढूंढना है वो इज रॉन्ग, कौन झूठ बोल रहा है। तो देखिए झूठ बोलने वाला बता देता हूँ मैं, क्योंकि जिसके अंदर टुकड़ा आ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का, वो ही झूठ बोल रहा है, और जिसमें टुकड़ा नहीं आया वो सच बोल रहा है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले वाले ने कहा आई कैरी दिस चार्ज। एक काम करो, इसके चार्ज में आप 1.90 पहले वाले के 10 की पावर कितना -18 है ना, इसमें आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भाग लगाओ। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आपको मैं बता दूं साइड में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। देखिए अब जैसे आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। बेटे मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये माइनस जो है वो उसका अमाउंट नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, वो केवल उसकी नेचर है, नेगेटिव पॉजिटिव। वो अभी अपन थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, राइट, कि वो नेगेटिव पॉजिटिव उसकी नेचर है खाली, असल में ऐसा कुछ है नहीं, असल में तो वैल्यू इतनी है। ठीक है, चलिए अब आप आगे आ जाइए, इसमें आप भाग लगाइए 1.6 × 10⁻⁻19 का। क्या ये वोल नंबर इंटीजर आता है? वोल नंबर इंटीजर नहीं आएगा भैया, कुछ फ्रैक्शन आएगा यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना, 19/1.6 आएगा, यानी ये 190/16 आएगा, और ये तो कभी वोल नंबर हो ही नहीं सकता, यानी इम्पॉसिबल है। ये पहला वाला ही झूठा है, यही झूठ बोल रहा है। दूसरा वाला कह रहा है मेरे पास इतना, हाँ ये तो सही है। देखो 1.6 × 10 की पावर -18 में आप 1.6 × 10 की पावर -19 के डिवाइड करिए तो आपके पास में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे को डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास सही आंसर आ जाएगा, फुल नंबर आ जाएगा, मतलब है ना। 1.92 × 10 की पावर माइनस कितना है 18, आप इसमें डिवाइड करेंगे 1.6 × 10 की पावर -19 का, तो एकदम सही आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, नो सॉरी 1.92 को करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, करो जरा करो, आई थिंक ये 12 आ जाएगा, है ना, हाँ 12 आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। आई में भी रॉन्ग, मेरी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं। आपको कैलकुलेशन से क्या करना है जी, आपको तो कंसेप्ट से करना है, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है कि होल नंबर आना चाहिए। कुल मिलाकर के कोई भी दुनिया का चार्ज जो है वो होना चाहिए Q = NE, ये है असली चीज़, ये आपका फॉर्मूला बना लो एक। दुनिया का कोई भी चार्ज Q = NE होना चाहिए। यहाँ N जो है इट शुड बी वोल नंबर, इट शुड बी वोल नंबर मल्टीपल, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हो गया तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। Q = NE आपका चार्ज के कैलकुलेशन का फॉर्मूला बना दिए, है ना। N आपका वोल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। अब देखो मैं आपको दो चार बातें और बता दूं, जैसे पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है, 1/3 इर्रेशनल नंबर है, 5/3 इर्रेशनल नंबर है ना। जो इर्रेशनल नंबर है ना, हाँ, उनके आगे आप चाहे कितनी ही बड़ी पावर लगा दो 10 की, जैसे पाई इंटू, मान लो मैं लिख दूं 10⁻100, ऐसा लिख दिया मैंने, ऐसा लिख दूं मैं, अगर लिख दूं तो भैया चाहे जितनी पावर लगा दो, क्योंकि ये इरेशनल है, इसका एंड कभी होगा ही नहीं, है ना। इसके आगे फ्रैक्शन लगाते जाओ तो डेसिमल के आगे पॉइंट आते ही जाएंगे। यानी ये वाले जब भी होते हैं ऐसी चीज़ें, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻ एनीथिंग, है ना, वो इम्पॉसिबल चार्ज है, इस दुनिया में नहीं पाए जाएंगे। यानी एक बड़ी क्लियर कट बात हो गई है आपके सामने कि इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻ एनीथिंग, एनी, है ना, ये वाला चार्ज अगर इतने इलेक्ट्रॉन है ये कभी पाए नहीं जाएंगे दुनिया में, कभी पाए नहीं जाएंगे। इरेशनल नंबर में आप किसी का भाग लगाओगे तो भी इरेशनल ही आएगा, है ना। अब इरेशनल में आपने पाई में पाई का ही भाग लगा दिया तो फिर वो इरेशनल रहा नहीं। अब जैसे पाई के अंदर किसी ने कहा पाई का ही भाग लगा दो तो भैया फिर वो इरेशनल नहीं है, फिर तो वो रेशनल हो गया। ठीक है ना, चलिए ये बात आपके सामने आ गई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, आप वीडियो पॉज करके जरा इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करें। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 नहीं, एग्जाम्पल 1.2 है ये, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.2 है ना। तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करें, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी
टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है जी। अब देखो अभी अभी हमने कहा टोटल चार्ज 1 कूलम चाहिए हमारे को, डिजायर्ड चार्ज, डिजायर्ड चार्ज है ना, तो ये डिजायर्ड चार्ज है साहब, इतना चार्ज हमको डिजायर है, राइट। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपको 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकाला है। देखिए पर सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं साहब, कितनी देर में इतना चार्ज आ जाएगा, ये सवाल पूछा गया है, राइट। तो मैं कहूँगा कि जो समय आएगा वो आएगा टोटल चार्ज अपॉन पर सेकंड चार्ज, कि भाई 1 सेकंड में कितना निकाला, बस वही आ जाएगा आंसर, है ना। टोटल चार्ज पर सेकंड में कितना निकाला, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं भैया 1 सेकंड में हमने इतना काम किया, 1 सेकंड में इतना किया, तो फिर कितना निकालेंगे, कितना होगा, कितनी देर में, 1 कूलम। अब 1 कूलम आपके पास में है ना, और 1 सेकंड में ये कह रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी 1.6 × 10⁻⁹ ध्यान दीजिए, है ना। तो अब यहाँ ये हुआ 1 कूलम में आप भाग लगाइए 10⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन, है ना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁹ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही ये हो जाता है, आप ध्यान दीजिए। अब इसमें कितना टाइम लगेगा जी, ज़रा कैलकुलेट कर लो बेटा, कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये 10⁻10 ऊपर चला जाएगा और 1.6 यहाँ आ जाएगा, इतना सेकंड लगेगा जी, इतना सेकंड लगेगा, बड़ा खतरनाक आंसर है साहब। अब देखो इसमें क्या आ रहा है आपके पास में, ये आ रहा है 6.25 × 10⁹ सेकंड, इतना सेकंड आया। चलो इसको साल में कन्वर्ट करो, ईयर्स में कन्वर्ट करिए, हाउ मेनी ईयर्स, तो मैं बता दूं इसको, ईयर के अंदर पाई × 10⁷ सेकंड होते हैं अप्रोक्स, 1 साल के अंदर, 1 साल में। अब देखो ये पाई जो है ना, और ये 6.25 है, यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि वी विल नॉट डू द करेक्ट कैलकुलेशन, भैया करेक्ट कैलकुलेशन करने में बड़ा जोर आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे लगता है 200 से थोड़ा कम आएगा ये आंसर, तो इट माइट बी 198-99 ईयर अप्रॉक्स, नॉट करेक्ट, इतने साल लगेंगे। उड़े बाबा, यानी अगर आप कहीं से किसी बॉडी में से 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकालें तो उस बॉडी से 1 कूलम चार्ज निकालने के लिए, है ना, हाँ, आपको जो है ना 198 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे जी। तो कभी कोशिश मत करना, ऐसा काम कभी मत करना, ठीक है। हाँ, अरे यार 200 साल तक कौन जिएगा भाई, ठीक है। चलो आगे, व्हाट इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। चलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। आप व्हाट इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दिस इज अनदर क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो या 1 मोल प्रोटॉन हो, क्योंकि साहब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, ध्यान दीजिए, है ना। अमाउंट ऑफ द चार्ज इज से 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, करेक्ट। अब 1 मोल का चाहिए हमको, तो भाई 1 मोल का कर लो, 1 मोल का चार्ज ऑफ 1 मोल, ये मैं बता रहा हूँ आपको, चार्ज ऑफ 1 मोल, ध्यान दो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, अब मेरे लिखने को समझो। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन ऑब्लिक H प्लस ऑब्लिक हीलियम +1 ऑब्लिक Na प्लस, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ये क्या हो गया भैया। सिंगल चार्ज होना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो हम चार्ज ऑफ 1 मोल उसको कहेंगे, ठीक है ना। वो बात एक अलग है, नेगेटिव पॉजिटिव एक अलग कहानी, दैट इज नॉट अमाउंट ऑफ द चार्ज, दैट इज द नेचर ऑफ द चार्ज। अब मैं कहूँगा 1 मोल को कहते हैं 6.023 × 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 96500 कूलम। नॉट करेक्ट कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेशन करेक्ट नहीं करी है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करिए, राइट। इसको बेटा कहते हैं 1 फैराडे, इसको क्या कहते हैं 1 फैराडे, दिस इज कॉल्ड एज 1 फैराडे ऑफ चार्ज, है ना। हाँ, इसको स्मॉल f लिखते हैं, यूनिट को कभी भी कैपिटल F में नहीं लिखते हैं, तो इसको 1 फैराडे कहते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ
कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 मोल, ये आप याद रखिए 1 फैराडे चार्ज। फैराडे को मैंने कहा स्मॉल f में लिखते हैं, किसी भी यूनिट को कभी भी कैपिटल से लिखना चालू नहीं करते, है ना। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 मोल प्रोटॉन, एक ही बात है। 1 मोल प्रोटॉन। चलिए अब एक बात सवाल में आगे पूछ लेता हूं आपसे, अगर 1 मोल अल्फा पार्टिकल होते, 1 मोल अल्फा पार्टिकल, देखिए अल्फा पार्टिकल में डबल चार्ज है, तो 1 मोल अल्फा पार्टिकल होता है तो 2 फैराडे चार्ज होता है ना। हाँ, 1 फैराडे किसके बराबर है जी? 1 फैराडे बराबर होता है चार्ज अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलॉम, ये 1 फैराडे के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम अगला लेक्चर करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए।